हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोगों का। तो आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान के बिल्कुल 5 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसके एग्ज़ाम में 100% आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे, है ना, तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, आप हमारा फीडबैक ज़रूर दें, अपना जो अपने तरफ से है, आप लोग कितना % हमारे चैनल से संतुष्ट होते हैं, हमारे चैनल के कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, तो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, है ना, सक्सेस स्टडी पॉइंट को। ये जो चैनल है 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए, इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री के साथ हम प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें सोशल साइंस के बिल्कुल 4 बुक का संग्रह है। इसमें 5 ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के कारणों को लिखें। तो आपको पता है कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों को लिखें, ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए, जिसका हम लोग सॉल्यूशन जो करेंगे, आप लोग को जो इसका बताएंगे आंसर, बिल्कुल ये हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति को लिखें, तो क्या हो जाएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस के जो शासक थे वो कौन थे? चार्ल्स्टेन था। ठीक है, चार्ल्स्टेन क्या था? एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था जो बिल्कुल जनता का समर्थक नहीं था, है ना। जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। और इसने क्या किया कि जो फ्रांस में राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का काज कर रहा था, है ना, यानी उनके द्वारा जो जुल्म हो रहा था, है ना, जनता पर जो अत्याचार हो रहा था उसको दबाने का काज कर रहा था। और उसने क्या किया कि सबसे प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पॉलीगनिक जिसका नाम था, उसने क्या कर दिया, फ्रांस का प्रधानमंत्री उसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि जुलाई 1830 की क्रांति जो है काफ़ी, है ना, वर्ल्ड लेवल की क्रांति है। जो उस समय क्या था कि फ्रांस का जो शासक था वो चार्ल्स्टेन था, और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के उद्देश्य से उसने क्या कर दिया कि सबसे प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पॉलीगनिक को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, है ना, जो कि एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, बिल्कुल अत्याचारी व्यक्ति था, जो जनता का बिल्कुल समर्थक नहीं था, है ना, यानी आम गरीब लोगों का उसको कोई चिंता नहीं था। और ऐसे व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री बना दिया गया तो जनता में क्या हुआ कि और हाहाकार मच गया, और उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलने के कारण उसने क्या कर दिया, एक क्रांति कर दी। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो उसने क्या कर दिया कि पॉलीगनिक को प्रधानमंत्री जैसे ही घोषित कर दिया, पॉलीगनिक फ्रांस में किसी प्रकार का संवैधानिक अथवा राजतंत्र का पक्षधर नहीं था, है ना, जनता को किसी तरह का कोई सुख नहीं दिया, जिसके कारण फ्रांस के आम गरीब लोग जो हैं 25 जुलाई 1830 को इसके विरुद्ध, है ना, चार्ल्स्टेन के विरुद्ध एक क्रांति कर दी। और अंत में चार्ल्स्टेन को क्या हुआ कि गद्दी छोड़कर कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड भागना पड़ा। ठीक है, और इस तरह से फ्रांस में जो है भूर्वो वंश का शासन समाप्त हो गया, है ना। भूर्वो वंश का एक ये शासक था चार्ल्स्टेन, और इसका इस तरह से समापन हो गया। तो आप लोग को ये बिल्कुल याद हो गए, बिल्कुल ईजी तरीका से बताया गया है। चलिए, सेकंड प्रश्न पर आज हम लोग बात करते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखें। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के निम्नलिखित 6 उपाय हैं। ठीक है, जो बिहार को पिछड़ेपन है, आप लोग को पता है कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, जो कि विश्व में जो है वर्ल्ड लेवल पर दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, है ना, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। पहला चीन आता है और दूसरा क्या आता है? भारत। तो भारत के जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज़्यादा योगदान 2 राज्य का है, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का। ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या काफ़ी मात्रा में क्या है, ज़्यादा है। अगर इस पर सरकार का रोकथाम नहीं किया गया तो अंत में वो ऐसा दिन आएगा जब, है ना, गरीबी पूरा जो बिहार जो है और ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी के कुछ नज़र देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला इसका पिछड़ेपन होने का पहला रीज़न और सबसे, है ना, सबसे उच्च लेवल पर जो रीज़न है वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो जनसंख्या पर यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का, गरीबी को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। दूसरा रीज़न है गरीबी को दूर करना। अगर बिहार के जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया तो अपने आप क्या होगा, जनसंख्या जैसे ही कम होंगे, है ना, गरीबी भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो गरीबी को भी दूर करना ज़रूरी है अगर बिहार को, है ना, अगले स्तर पर लाना है तो। तीसरा रीज़न है हमारा उचित शिक्षा का अभाव। आप लोग को पता है कि कुछ स्टूडेंट के जो सपना होते हैं अच्छे एग्ज़ाम क्रैक करने का, है ना, अच्छे
पोस्ट पर जाने का, तो उसके लिए उन लोगों को बिहार में वही उस तरह का शिक्षा नहीं मिलने के कारण वे क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं दूसरे क्षेत्र में। कुछ लोग क्या करते हैं, पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं, यानी बिहार में जहाँ जहाँ नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर अपना क्या करते हैं, पढ़ाई, आगे की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बड़ा ये रीज़न है कि बिहार में जो है उचित शिक्षा का अभाव है, अच्छी तरह का शिक्षा नहीं मिल पाता है ना। चौथा क्या है, आधारित संरचना का अभाव, है ना। चौथा क्या है कि इसका बिहार में जो छुआछूत की भावना है ना, ऊंच नीच का विचार है ना, कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया गया सरकार के द्वारा, कुछ लोगों को कम अधिकार दिया गया है। तो इस तरह का भावना अगर रहेगा देश में, तो राज्य में, तो हमारा बिहार जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए पाँचवा टॉपिक है कि अगर बाढ़ सुखाड़ पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो क्या करते हैं, अगर सुखाड़ हो जाने के कारण उनका एक ही साधन होता है कृषि, ठीक है। कृषि का अगर विकास नहीं किया गया तो उनके है ना जो गरीबी होंगे वो दूर नहीं होंगे। कुछ तो ऐसे किसान होते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं, यानी कि है ना धन सुखी संपन्न होते हैं, तो क्या करते हैं, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था के कारण अपने फसल की उपज कर लेते हैं। लेकिन जो निचले वर्ग के किसान होते हैं, जो आम गरीब लोग किसान होते हैं, है ना, वैसे किसान को काफ़ी मजबूरी झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा 6 रीजन था जो बिहार के पिछड़ेपन को दिखाता है ना, बताता है। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि हमारे देश में सामाजिक विभाजन का स्वरूप कैसा है। तो हमारे देश में जो है सामाजिक विभाजन का स्वरूप काफ़ी दयनीय है। तो हमारे देश में सामाजिक विभाजन के स्वरूप में काफ़ी विविधता है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या करते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन है ना, तौर तरीका सब कुछ अलग है, ठीक है। तो हमारे देश में जो है ना काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। कुछ जाति के आधार पर होते हैं, कुछ वेशभूषा के आधार पर, कुछ क्या होते हैं शिक्षा के अभाव के कारण। तो हमारे देश में सामाजिक विभाजन के स्वरूप जन्म के आधार पर होता है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। हमारे देश में जो सामाजिक विभाजन का स्वरूप होता है किसके आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है। कि किसी भी व्यक्ति को जातीय समुदाय का चुनाव कर पाना उसके बस की बात नहीं है। अगर वो चाहे कि इस कास्ट को अपने आप को घोषित कर ले, अलग जाति का घोषित कर ले, तो उसके बस की बात नहीं है ना। उसे समाज में रहना पड़ता है ना, समाज के रीति रिवाजों को मानना पड़ता है। तो इसका स्वरूप इस तरह से है कि किसी भी अगर जाति या समुदाय का जन्म जिस परिवार में होता है, जिस जाति में होता है, वो आजीवन यानी पूरा जीवन भर क्या होता है, उसी समुदाय का होकर रह जाता है। अगर कोई बच्चा दलित परिवार में जन्म लेता है तो आजीवन वो दलित परिवार में रह जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऊंचे परिवार में ब्राह्मण में जन्म लेते हैं, है ना, राजवंश, कुल, इस सब में जन्म लेते हैं, तो क्या होते हैं, आजीवन उसी सदस्य का, उसी मेंबर का जो है सदस्य बनकर रह जाते हैं, उसी समुदाय का सदस्य बनकर रह जाते हैं। तो ये जो प्रमुख रीजन था है ना, हमारे देश के सामाजिक विभाजन का स्वरूप को बताता है, जो कि कई प्रमुख कारण है इसका, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सटीक तरीके से बताया गया, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर हमारा प्रश्न कि संसाधन जो है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है कैसे। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि संसाधन हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। संसाधन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि वर्तमान समय में संसाधन काफ़ी उपयोगी बन गया है, जिसके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है। जिस देश के पास क्या होता है कि अच्छी संसाधन होती है, वह देश निश्चय ही क्या होता है, तकनीक से भरपूर, टेक्नोलॉजी से भरपूर और अत्यधिक क्या होता है, धनी होता है। लेकिन जिस देश के पास ये सारे संसाधन का अभाव होता है, जिस देश के पास अच्छी तकनीक नहीं होती है ना, अच्छी संसाधन नहीं होती है, वो देश निश्चय ही क्या होता है, गरीब होता है ना। तो हमारे देश में जो है लगातार अविवेकपूर्ण संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल डाकुओं की अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, यहाँ संसाधन का दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा देश जो है पीछे पहुँच चुका है, ठीक है। तो यहाँ संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण क्या होता है, संसाधन जो है अल्प मात्रा में पहुँच चुकी है, बिल्कुल है ना, खत्म होने के कगार पर है, जो भविष्य के लिए एक अभिशाप का कारण बन गया है, ठीक है। अगर इस पर रोकथाम नहीं किया गया तो हमारा देश नीचे ही क्या हो जाएगा, गरीबी के मामले में सबसे आगे होंगे।
चलिए 5वां नंबर हमारा और लास्ट प्रश्न है हमारा इस टॉपिक का कि भारत में प्रतिदिन वन्य प्राणियों की संख्या घटती क्यों जा रही है। देखिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हमारा फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोग को हमारे चैनल के थ्रू कितना समझ में आता है, कितना हेल्पफुल है हमारा चैनल आप लोगों के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 100%, 100%, 90%, 50%, आप लोग जितना समझते हैं आप हमारे चैनल में लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि आप लोग के फीडबैक से हमें क्या होता है, थोड़ी मोटिवेट होते हैं हम लोग और आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रतिदिन वन्य प्राणियों की संख्या है ना, जंगल में प्राणियों की संख्या जो है घटती क्यों जा रही है। तो आप लोग को ये 5वां प्रश्न है हमारा, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है कि भारत में प्रतिदिन प्राणियों की संख्या जो है घटती जा रही है क्योंकि प्राचीन काल से ही क्या हो रहा है कि आप लोग को पता है कि प्राचीन काल से ही राजाओं के द्वारा है ना जानवरों का शिकार किया जा रहा है ना, जंगली पशुओं का शिकार किया जा रहा है और एवं विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी निर्माण के कारण क्या हो रहा है, तीव्र गति से क्या हो रहा है, जंगल की कटाई की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी क्या होता है, जंगल की कटाई किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, जिसके कारण अनेक जीव जंतु जो है, वनस्पति जो है, उसकी संख्या का क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है ना। परंतु आधुनिक समय में जंतुओं के अंधाधुंध शिकार तथा आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के कारण काफ़ी मात्रा में औषधीय पौधों की कटाई की जा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह निश्चय ही संकटग्रस्त की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर सरकार के द्वारा इस पर संरक्षण नहीं किया गया तो हमारे देश के लिए एक अभिशाप का कारण बन जाएगा और जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति हैं जो हमारे रोगों के उपचार के काम आते हैं वो क्या होंगे, दिन प्रतिदिन घटते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो 5 प्रश्न हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज सोशल साइंस के, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब बिल्कुल इसको आप लोग के लिए सटीक तरीके से बताया गया है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अगर आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिखना चाहे तो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कोशिश करें कि आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। इसके लिए आप लोग को अपने मन से लिखना होगा, अपने मन में जो आएगा वही लिखना होगा, समझ कर अच्छे तरीके से, है ना। बिल्कुल किताबी भाषा नहीं लिखना आप लोग को एग्ज़ाम में। तो ये देखिए हमारे चैनल का नाम है जिसका नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें फीडबैक अपना ज़रूर दें कि आप लोग को वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो, ठीक है। चलिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए।